आइए प्यारे बच्चों, आज हम लोग रीतिकाल का विभाजन कर लें। यानी रीतिकाल को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है। जिस प्रकार आचार्यों ने रीतिकाल के नामकरण को कई भागों में विभाजित किया है, उसी प्रकार से रीतिकाल का विभाजन कई प्रकार किए गए हैं। कहा जाए तो रीतिकाल को पहले 2 खंडों में विभाजित किया गया था, लेकिन बाद में 3 खंडों में इसे विभाजित कर दिया गया। पहले खंड में यदि कहा जाए तो रीतिबद्ध के कवि आते हैं, जिसकी आपको अलग ट्रिक बताई जाएगी, अलग ट्रिक होगी। दूसरा यदि कहा जाए प्यारे बच्चों, तो रीतिबद्ध के बाद रीत सिद्ध कवि थे। रीत सिद्ध के कवि, इनकी आपकी ट्रिक होगी। दूसरे यानी तीसरे कवि कहा जाए, तीसरे जो आपके थे, तीसरे कवियों में आपके रीत सिद्ध कवियों के बाद यदि कहा जाए तो रीत मुक्त कवि थे। मुक्त कवि थे। तो इसे 3 खंडों में विभाजित किया गया और तीनों खंडों में आपके कवियों ने अमूल्य योगदान दिया। यदि रीतिकाल के इन कालखंडों को कहा जाए तो इनमें कालक्रमानुसार यदि आप कभी कालक्रमानुसार कालक्रम के अनुसार यदि आप कभी विभाजित करते हैं, यदि कभी कवियों के नाम आप लिखते हैं, तो सबसे पहले आपको केशव के नाम लिखने चाहिए। केशवदास के बाद बिहारी के बाद चिंतामणि के बाद भूषण, फिर मतिराम के बाद देव के बाद आपको घानानंद लिखना चाहिए। यह क्रम आप याद रखिएगा, क्योंकि बार बार परीक्षा में आपसे पूछा जाता है कि चिंतामणि से बड़े कौन थे। यह प्रश्न आपकी परीक्षा में अधिकतर पूछ लिए जाते हैं। आइए आगे देखा जाए कि किस काल में कौन कवि थे। आइए, पहला रीतबद्ध। वैसे कहा जाए कि रीतिबद्ध किन्हें कहा जाता था, तो वे कवि जो रीतिबद्ध काव्य, संस्कृत के काव्य शास्त्र, के आधार पर लक्षण देते हुए काव्य लिखे, उन्हें रीतबद्ध कवि कहा गया। और रीतबद्ध कवियों में यदि कहा जाए तो आपकी ट्रिक
आपकी ट्रिक है कि तो ट्रिक क्या हो जाएगी? ट्रिक आपकी हो जाएगी कि मति चिंता की देव, मति चिंता की देव। आइए देखा जाए कि रीतिबद्ध में किन कवियों को किन नामों से जाना जाता था। तो माँ से यदि कहा जाए तो आपके हो जाएंगे मंडन, और पूरे यदि पूरे मति से कह दिया जाए तो मति से हो जाएंगे मति राम। वहीं चिंता से कहा जाए तो आपके हो जाएंगे चिंतामणि। कौन हो जाएंगे? चिंतामणि। के से कहा जाए तो हो जाएंगे केशव दास, और दास से कह दिया जाए तो आपके हो जाएंगे देव। मति चिंता के देव ना, तो मति चिंता के देव क्या हो गए? आपके रीतिबद्ध कवि। आइए दूसरा देखा जाए कि दूसरे आपके रीत सिद्ध कवियों में कौन कौन आते हैं। रीति सिद्ध यदि कवियों में कहा जाए कि रीत सिद्ध कवियों की ट्रिक कौन सी है जिसके जरिए ये जान लिया जाए कि रीत सिद्ध कवि आपके यही हैं, तो रीत सिद्ध कवियों में बिहारी रसनिधि, बिहारी रसनिधि। वैसे यदि कहा जाए तो केवल बिहारी को ही लिया जाता है। केवल बिहारी ही ऐसे कवि थे जिन्हें रीत सिद्ध कवियों में गिना जाता था। लेकिन यदि कभी आपसे पूछा जाए कि रीत सिद्ध कवियों में अन्य कवि कौन आते थे, तो आपको लिखना चाहिए कि बिहारी तो है ही, रस से हो जाएगा आपके रस निधि ना, रसनिधि को लिया जाता था। और कौन होते थे? सेनापति को भी कभी कभी इसी में सम्मिलित कर लिया जाता था, और इन्हीं के साथ साथ नेवाज भी होते थे। लेकिन इनकी उतनी चर्चा नहीं की जाती है जितनी बिहारी की जाती है। और तीसरा कहा जाए तो तीसरा आप जानते हैं कि रीत मुक्त, यानी इस काव्य धारा में वो कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की, और ना ही रीति में बद्ध करके अपनी परिपाटी में आस्था व्यक्त की। यानी इन्होंने अपनी लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की। कहा जाए तो इनके प्रेम अस्थूल श्रृंगारिक ना होकर के उदात्त भावना को व्यक्त करते थे। तो कौन कौन थे आइए देखा जाए। एक जानते ही हैं आप कि बोधा आलम ठाकुर, बोधा आलम ठाकुर घना केवल यही थे जो रीत मुक्त कवियों में गिने जाते थे। 4 कवि। वैसे बोधा से बोधा है, आलम से आलम है, ठाकुर से ठाकुर है, और घाना से हो जाएंगे आपके घाना नंद। कौन हो जाएंगे? घाना नंद। इन्हीं को आप यहाँ लिख लीजिए। बाकी सब तो आपके वैसे ही हैं जैसे थे कि घाना नंद ना, घाना से घानानंद। वैसे यदि संक्षिप्त रूप में कह दिया जाए कि जो फेमस हुए थे रीत काल के कवियों में, तो रीत काल के कवियों में फेमस कवियों में यदि कहा जाए तो कह दिया जाता है रीत मुक्त कवियों को। रीत मुक्त कवियों में बोधा आलम ठाकुर और घानानंद रीत मुक्त में आते थे। और वहीं रीत सिद्ध यदि कह दिया जाए कि रीत सिद्ध
रीत सिद्ध कवियों में बिहारी को ले लिया जाता था। बिहारी को शेष जितने भी कवि होते थे, शेष कवि को रीतबद्ध में यदि लिख भी दिया जाए तो आपका गलत नहीं होता है, क्योंकि माना यही जाता है कि सबने कहीं न कहीं किसी न किसी परिपाटी को अपनाया था, लेकिन बोधा, आलम, ठाकुर और घानानंद ने किसी भी परिपाटी को अपनाया नहीं था। वैसे रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्यों में कहा जाए तो रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्यों में आचार्य शुक्ल को चिंतामणि मानते थे कि रीतिकाल के यदि आचार्य कोई हैं तो वो आचार्य शुक्ल हैं। वहीं डॉक्टर नागेंद्र यदि मानते थे तो डॉक्टर नागेंद्र केशव दास को मानते थे। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि को मानते थे कि चिंतामणि रीतिकाल के प्रवर्तक हैं, और डॉक्टर नागेंद्र केशव दास को मानते थे कि रीतिकाल के प्रवर्तक हैं। वैसे यदि कह दिया जाए तो बोधा का इक्सनामा और घानानंद की इक्सलता पे ना फारसी साहित्य का भी प्रभाव विद्यमान माना जाता है। तो आचार्यों में यदि कहा जाए तो चिंतामणि और केशवदास को दो आचार्य माना जाता है। वैसे शुक्ल ने कहा था, रीतिकाल की साहित्यिक वैभव को देख करके आचार्य शुक्ल ने कहा कि हिंदी काव्य अब पूर्ण प्रौढ़ता की ओर पहुंच गया था। ये रीतकाल की साहित्यिक वैभव को देकर के आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कहना पड़ा था। वैसे रीतिकाल के अन्य कवियों में कहा जाए तो रीतिकाल के अन्य कवियों में जसवंत सिंह का नाम भी लिया जाता है। भिखारी दास भी थे, भिखारी दास को भी लिया जाता है। देव कवि हुआ करते थे, भूषण देव, केशव, इनके आप नाम जानते ही हैं। घानानंद भी हुआ करते थे। घानानंद के साथ साथ कहा जाए तो इस काल में रसखान भी प्रमुख कवियों के रूप में थे। वैसे रीति शास्त्र के अंतर्गत ध्वनि के सर्वप्रथम आचार्य कुलपति मिश्रा को माना जाता है। वैसे यदि कहा जाए तो रीतिकाल कवियों में कृपा राम भी विद्यमान थे। यदि रीतिकाल कवियों में कहा जाए तो एक कवि वृंद भी थे। तो इस प्रकार यदि कहा जाए तो कई रीतिकाल में कई ऐसे आचार्य थे जिन्होंने हिंदी को सर्वोत्तम उत्कृष्ट स्थान तक पहुंचाया।